अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो सेकंड क्लास है आज हमारी, और फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, जिनमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आ गई थी। हमने 3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और जितनी भी एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारी वेल्थ की वजह से ही हैं। तो अगर आप वेल्थ पे फोकस करेंगे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है ना। और वेल्थ से उनका मतलब क्या था? वेल्थ से उनका मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। उसके बाद हमारे पास आए थे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि भाई वेल्थ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वेलफेयर को नहीं भूलना। वेल्थ के साथ साथ आपको वेलफेयर पे भी जो है वो फोकस करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ वेल्थ पे फोकस करेंगे तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि हर कोई बस वेल्थ के बारे में सोचते हुए ये नहीं सोचेगा कि उसका जो वेल्थ जनरेट करने का जो तरीका कार है उससे सोसाइटी पे या दूसरे इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में अपना फोकस जो है वो वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट करा था। वेलफेयर मीन्स के वेल बींग, दूसरों लोगों की वेल बींग, ठीक है। और अगर हम उसको पूरी सोसाइटी के रिस्पेक्ट से देखें तो जाहिर है कि लोगों की फलाह बहबूद, जिसको हम बोल रहे होते हैं उर्दू में, कि दूसरों की के बारे में आपका जो सोचना है, दूसरों की अच्छे के बारे में सोचना, वो लोगों की वेलफेयर है। जो हमारे रॉबिन्स थे इकोनॉमिस्ट, इन्होंने जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी थी, इनकी डेफिनेशन को मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन बोला जाता है, कि इन्होंने असल में इकोनॉमिक्स की जो मतलब है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको कवर किया। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सबसे पहले तो ये बताया कि व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। और इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक्स हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, कि लोग, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और उन रिसोर्सेज से, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं, तो जाहिर है लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि आपने अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, कहाँ एलोकेट करना है, आपने अपने टाइम को कहाँ एलोकेट करना है, किन एक्टिविटीज में एलोकेट करना है, आपने अपने पैसे को किस जगह पे एलोकेट करना है। ये आपको बताएगा कि डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, ठीक है। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग पावर बता देती है, और ये मैंने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये भाई आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन थी कि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी, जिसमें हमने बात करी कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर आर्ट्स है। हमने बात करी कि भाई मेथोडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस, क्योंकि इसमें बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी है कि आप ऑब्जर्वेशन के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद एक थ्योरी दे रहे होते हैं, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताते हैं, कोई भी दो वेरिएबल्स का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की। फिर आर्ट्स क्या है? उन थ्योरीज की एप्लीकेशन, ठीक है, कि आपने उन थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपको थ्योरी पता चल गई कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी इकोनॉमी पर, ये क्या है? आर्ट्स है। तो हमें ना सिर्फ इकोनॉमिक्स में साइंस एलिमेंट मिलता है, बल्कि एप्लीकेशन साइड पे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। तो हमने ये कंक्लूड करा था कि ना सिर्फ इकोनॉमिक्स साइंस है, बल्कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स के अंदर भी फॉल करती है। सेकेंड क्वेश्चन हमने नेचर के अंदर मजीद हमने फर्दर क्वेश्चन पूछा था कि साइंस के अंदर भी हमारे पास दो तरह की साइंस आ जाती है। एक जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में, क्या फैक्ट्स हैं, जबकि दूसरी के अंदर हम पॉलिसी भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये जो फैक्ट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स रह रहे हैं, इनका सोल्यूशन क्या है, इनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए।
तो पॉजिटिव साइंस हमने बात करी थी कि भाई ये फैक्ट्स के बारे में बात करती है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस में हमने बात करी थी कि ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है। इसमें आप आइडियल सिचुएशन डिस्कस करते हो कि भाई क्या होना चाहिए, पॉवर्टी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। सेकंड हमने ये बात डिस्कस करी कि पॉजिटिव साइंस ऐसी है जो कि सब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डाटा है जिसको देखते हुए कोई स्टेटमेंट देगा। जबकि नॉर्मेटिव क्या है, सिंपली किसी का ओपिनियन, ओपिनियन से डिनाई किया जा सकता है, ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बात प्रूवन बात है, ठीक है ना। इसकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली थी यहाँ पे। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड हमारी क्लास में रही थी वो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास दो ब्रांचेस आ जाती हैं इकोनॉमिक्स की। नंबर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं जिसमें हम, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे बात करती है, ये पूरी इकोनॉमी के इश्यूज को कवर कर रही होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमने माइक्रो के डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर हम मैक्रो लेवल पे आएंगे। अच्छा, अब जरा बुक के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बुक स्टडी करी थी फर्स्ट क्लास के बाद, मैंने आप लोगों से शेयर तो कर दी थी। तो ये जब आप इस पे आते हैं तो इसमें एक मिस्टेक है, किसी ने अगर आइडेंटिफाई करी हो, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के अंदर बुक के अंदर एक मिस्टेक है। अब जिसने रीड करी होगी उसने लाजमी आइडेंटिफाई की होगी, या अगर रीड करने के बावजूद मिस्टेक नहीं समझ में आई तो फिर तो ये बड़ा, ये तो एक पब्लिक ग्रुप है जो मेरे ख्याल में आप ARTT की फेसबुक का पेज तो आप हो गए ना, फॉलो कर रहे हो आप लोग या नहीं? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है। चले इसको देखते हैं, क्लास के बाद इसको एड्रेस करते हैं कि फिर जो नहीं है वो फिर मुझे बता दें, फिर उनको फिर मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ किसने रीड करा या किसी ने भी रीड नहीं करा बुक को। देखो स्टार्टिंग में ही अगर ये बिहेवियर रहेगा तो फिर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का दिया था यहाँ पे, नेचर तो इसके बाद है, नहीं ऊपर था। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम डेफिनेशन, उसके बाद नेचर आई थी, सबसे पहला पेज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का। चले नहीं रीड करा, वैसे तो ये क्या बोलूं मैं इस बात पे, लेकिन स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा ये होता है कि स्टार्टिंग में तो हम कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाते हैं कि नहीं रीड किया जा रहा है या टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप रीड नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस, तो फिर तो आपने पावर पॉइंट बस स्लाइड्स रीड कर ली होंगी जो समराइज फॉर्म है, बुक नहीं रीड करी होगी। अच्छा, अब बुक के अंदर ना एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है इसमें ये 3 पॉइंट्स इन्होंने समराइज करके लिखे हुए हैं कि भाई इकोनॉमिक्स को उन्होंने सोशल साइंस बोला था। अब ये सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस में वो सारे सब्जेक्ट फॉल करते हैं जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के किसी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब साइकोलॉजी वगैरह भी सोशल साइंस में फॉल करती है, क्योंकि उसमें आप ह्यूमन बिहेवियर किसी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट सोशल साइंस में फॉल करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला था, जो हमने डिस्कस भी किया था, कि इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जिसमें आप एक डे टू डे अफेयर्स के बारे में लोगों के पढ़ते हैं कि वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वेल्थ इज द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इज इट करेक्ट? क्या मार्शल की डेफिनेशन में वेल्थ को सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, या वो एडम की डेफिनेशन में सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेल्थ था? इनकी डेफिनेशन में सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसको दिया बोला गया था? वेलफेयर को। तो ये मैं आइडेंटिफाई करने का बोल रही थी कि ये मिस्टेक है। तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई चीज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ या कोई चीज आपको आईकेप की तरफ से बुक मिली हुई है और उसमें कोई चीज लिखी हुई है तो आप उस पर आंख बंद करके बगैर अपना दिमाग लगाए
आपने बोल दिया कि बस ये लिखा हुआ है या ये बोल दिया गया तो ये सही है। एक चीज आपको पढ़ाई जा रही है, अगर आपको लगता है कि जो हमने पढ़ा है उससे ये चीज थोड़ी हटकर है तो फिर आप पूछें कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप बुक के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आईकेप ने हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज मेंशन करे हुए, उनको मत देखना, क्योंकि वो सारे एमसीक्यूज मैंने अपनी फाइल में ऑलरेडी ऐड करे हुए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जाहिर है ह्यूमन एरर तो होता है, ठीक है, मेरी फाइल में भी आपको एक दो मिस्टेक्स दिख जाएंगी, बट यहाँ पे जब आप चैप्टर 1 के एंड में देखेंगे तो आपको मल्टीपल मिस्टेक्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, लो हमने पढ़ा तो ये था, आंसर ये आ गया। तो बुक्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर कोई आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट जो है पढ़ा था उसका ऑपोजिट कोई बात हो रही है, तो लाजमी पूछे कि ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पढ़ा हमने ये था। सिर्फ इस वजह से मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। अच्छा, अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी थी ना ब्रांचेस के अंदर, कि जब आप स्टडी टेक्स्ट रीड करेंगे, जो अगर मैं आपसे तवक्का करूं कि कोई रीड करता है तो माइक्रो और मैक्रो के अंदर बहुत डिटेलिंग है, जिसको अभी आपने स्टडी नहीं करना, अभी रीड नहीं करना। क्यों रीड नहीं करना, देखें, इसमें इन्होंने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करा है। अब जब अभी तक आपने माइक्रो पढ़ी नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कमोडिटी प्राइसिंग का क्या मतलब है, फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब है, वेलफेयर थ्योरी का क्या मतलब है, की इकोनॉमिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं। अब वो बता रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। जब आप माइक्रो पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको इन सबका मतलब पता होगा, क्योंकि वो चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे होगे। अगर वो आपसे लिमिटेशन में पूछ रहा है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अजम्पशन बहुत ज्यादा लेते हैं, अब ये मुझे अभी बैठ के समझाना पड़े, आगे की बात अभी करनी पड़े, ज्यादा बेहतर ये कि जब आप थ्योरीज पढ़ोगे और अजम्पशन उस वक्त पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि थ्योरीज अज्यूम करती हैं और क्या अज्यूम करती हैं और वो क्यों लिमिटेशन के अंदर आता है। तो इस स्टेज पर मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब आप ये पेज ओपन करो, तो सिर्फ आपने क्या करना है, माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। आपने ये स्कोप, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन माइक्रो की भी और मैक्रो की भी इग्नोर करनी है, अभी नहीं पढ़नी। और ये मैं आपको 100% अभी से श्योरिटी दे सकती हूँ कि जब आप माइक्रो पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप आओगे इंपॉर्टेंस, स्कोप और लिमिटेशन पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप बोलोगे हाँ सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं ना। तो हमें पता भी चल गया कि स्कोप क्या है इसका, ये क्या क्या चीजें कवर करता है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि सही नहीं है, जिसपे आर्ग्यू हो सकता है, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें पढ़ के क्या हमें पता चला कि हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना, हम क्या बेहतरी आई, क्या हमें उसकी इंपॉर्टेंस लगती है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। तो अभी मैं बैठ के आपको बात समझाऊं, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप पढ़ के खुद आपको ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब जरा आगे की स्लाइड पर आते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। तो नीड तो क्या है, वो एक स्लोगन है ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो हमारी नीड है, बेसिक जरूरियात, ठीक है, जो हमारी हैं। और जो नीड्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, कि भाई ये बेसिक बेसिक चीजों की हमें जरूरत है सरवाइव करने के लिए। जबकि वांट्स क्या है आपकी, वांट्स अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये कभी खत्म ना होने वाली है। ये एक छोटी सी स्लाइड में बस मेंशन हुआ है। अच्छा जी, चैप्टर 1 इज समहाउ बोरिंग, ये मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि इसमें आप समझें कि जो आगे टर्म्स आने वाली हैं उनका मतलब अभी समझना है, ठीक है ना। तो ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दफा हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता एजेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है। अगर डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट ले लेंगे और उस वक्त मैं एकदम से बोलूंगी इकोनॉमिक एजेंट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप लोग मेरी शक्ल देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें इन टर्म्स का मतलब अभी इस स्टेज पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये एक कॉन्सेप्ट आया है हमारे सामने, एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एजेंट्स किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक एजेंट्स आर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इकोनॉमिक एजेंट्स आर एन एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे, कोई भी मॉडल पढ़ेंगे, उसमें जो लोग डिसीजन मेकर हो रहे होंगे, जो किसी भी तरह का डिसीजन ले रहे होंगे, उनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं,
हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई ये एक्टर हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस ड्रामा में काम कर रहे हैं, इस फिल्म में काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जिनको इकोनॉमिक एजेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला इकोनॉमिक एजेंट क्या कौन सा लिखा हुआ है? हाउस होल्ड। हो सकता है कि हाउस होल्ड का किसी ने पहली दफा नाम सुना, बट कंज्यूमर का नाम तो सबने सुना हुआ है ना। कंज्यूमर का मतलब हमें पता है बेसिक फंक्शन। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजें कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है जो चीजों को, ठीक है, चीजों की कंजम्पशन कर रहा होता है, कंज्यूम करता है। और ना सिर्फ वो कंजम्पशन करता है, बल्कि एक और फंक्शन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who are not only consuming goods and services but also providing labor for firms। अपनी सर्विसेज भी देगा, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो लेबर सर्विस भी दे रहा होगा, अपनी लैंड भी प्रोवाइड कर रहा होगा, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब ये फंक्शन क्यों हाउस होल्ड के साथ सेपरेट कर दिया गया? भाई हम कंज्यूम जब भी करेंगे ना जब हमारे पास कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होगा। जब तक हमारे पास इनकम नहीं होगी हम खर्च कैसे कर सकते हैं? तो जाहिर है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तभी हमारे पास इनकम आ रही होगी और तभी हम खर्च कर रहे होंगे। तो उन्होंने ये बात भी बता दी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कैसे कर रहा है कि वो अपनी लेबर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, जिसके नतीजे में जो उसके पास इनकम आ रही है फिर वो उसको कंजम्पशन पे लगा रहा है। जबकि दूसरा इकोनॉमिक एजेंट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं ये तो हम सबको पता है, फर्म्स बोले, प्रोड्यूसर्स बोले आप उन्हें, इनका क्या काम होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात मजीद इसमें ऐड कर दूं कि देखें, ऐसा होता है कि एट द सेम टाइम एक बंदा प्रोड्यूसर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है। पॉसिबल है ना, एक बंदा प्रोडक्शन भी कर रहा है, कोई चीज बना भी रहा है और वो कंज्यूम भी कर रहा है, जाहिर है। तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि एट द सेम टाइम आप कंज्यूमर भी हो सकते हैं, आप प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, और आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि क्योंकि इन सब की डिसीजन लेने का तरीकाकार क्या है, डिफरेंट है। ये सब जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं एज अ कंज्यूमर, जो वो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो डिफरेंट है। कि भाई एज अ कंज्यूमर हमें क्या मुश्किल होती है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम है और खर्चे बहुत सारे हैं, तो हमें डिसीजन किस किस बेस पर लेना पड़ता है कि इस इनकम को कैसे उन सारे खर्चों पे लगाएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी वांट सेटिस्फाई करें। एज अ प्रोड्यूसर जो हमें डिसीजन लेना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एज अ प्रोड्यूसर हमें डिसीजन मेकिंग ये करनी है कि हमें, प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब मसला क्या है, यहाँ क्या लिमिटेशन है कि भाई प्रोड्यूसर जिस चीज से प्रॉफिट कमा सकता है, चीजें बनाकर ही बेचकर प्रॉफिट कमाएगा। अब वो जो चीजें हैं उनको बनाने के लिए उसको लेबर भी चाहिए, उसको कैपिटल भी चाहिए, ठीक है, उसको लैंड भी रिक्वायर्ड है, सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। ये फैक्टर्स फ्री में नहीं मिलते, तो जाहिर है उसके पास ये रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो उसको डिसाइड क्या करना पड़ता है कि ये जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको यूज करके मैं क्या ऐसी चीज बनाऊं जिससे मुझे सब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके पास भी अपने रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसके पास भी है कि मैं इन रिसोर्सेज को यूज करके, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि मैं क्लोथिंग ब्रांड भी को अपना कोई ओपन कर सकती हूँ, कोई आउटलेट, मैं कोई शू आउटलेट भी ओपन कर सकती हूँ। मेरे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, सारे काम नहीं कर सकती, कोई एक ही कर सकती हूँ। तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी जिससे मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर हमारी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है, हमें डिफरेंट प्रॉब्लम है, उसको डिफरेंट तरीके से हमें डिसीजन लेना है सॉल्व करने के लिए। एज अ प्रोड्यूसर हमारी डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, कंज्यूमर के फंक्शंस को सेपरेट कर दिया, प्रोड्यूसर के फंक्शन को सेपरेट कर दिया, उसे एक अलग एंटिटी के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करा। थर्ड, हमारे पास जो इकोनॉमिक एजेंट्स आते हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर हैं और डिसीजन मेकिंग करती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? गवर्नमेंट, जिसको हम मैक्रो लेवल पे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जो उसकी डिसीजन मेकिंग होती है वो इकोनॉमी के लिए होती है, ठीक है ना। तो जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में मैक्रो में पढ़ेंगे तो आप गवर्नमेंट के बारे में बहुत पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लगाती है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और थर्ड, आपके पास जो इकोनॉमिक एजेंट लिखा हुआ है ये भी मैक्रो के अंदर ज्यादा फॉल करेगा, और इसमें क्या आ जाते हैं भाई हमारे पास
फॉरेन ट्रेडर्स। अब ये फॉरेन ट्रेडर्स कौन है? इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। इनके बारे में सबको पता है ना, इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? ठीक है, जो बाहर दूसरे कंट्रीज से चीजें खरीद रहे होते हैं। और एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो अपनी चीजें बेच रहे होते हैं, सेल करते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉरेन ट्रेडर्स भी एज अ सेपरेट जो है इकोनॉमिक एजेंट जो है वो कंसिडर किए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। जो भी थ्योरी हम पढ़ेंगे वो इन चारों में से ही किसी के हवाले से होगी। ठीक है ना, या तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे होगी, या वो प्रोड्यूसर के बिहेवियर पे होगी, या वो गवर्नमेंट के हवाले से कोई पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, या हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 13, वो किस पर है? एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो जिन पे हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिपेंड करती है। हमें पता चलेगा कि हम इतने, हमारा ट्रेड किस में जाता है? डेफिसिट में जा रहे हैं ना। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट में जाता है। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या है? बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू। क्यों ज्यादा है? क्यों हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाते? क्यों हमारी इंपोर्ट इतनी ज्यादा है? ये सारी चीजें हम चैप्टर 13 में कवर कर लेंगे, आपको इन सब की बेसिक पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम जो है इकोनॉमिक्स में इन चारों इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारे पास अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आप बहुत दफा देखोगे इन टर्म्स को, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? इनपुट। आसान इनपुट आप उसको कह सकते हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बगैर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमने इन फैक्टर्स को, इन रिसोर्सेस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज करा है, और फर्दर इनकी हमने सब डिवीजन करी है किस तरह से? ह्यूमन फैक्टर्स और आएंगे हैं ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इनकी कैटेगराइज जो हमने किया है वो हमने 2 फैक्टर्स को ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर डाल दिया है, और बाकी 2 फैक्टर्स को हमने नॉन ह्यूमन में डाला है। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर आपके पास कौन दिख रहा है? सबसे पहला लेबर। लेबर कौन है? हम सबको पता है। देखें, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन वही है जो आम फहम हम जनरल वे में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको जनरल वे में हम जो समझ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल हट जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर है हमें उनका मतलब पता होना चाहिए कि जब हम इकोनॉमिक्स में लैंड बोलें तो हमारा क्या मतलब है, और जो हम जनरल वे में लैंड का मतलब समझते हैं उससे हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर तो सिंपल वही है जो हम समझते हैं कि ऑल ह्यूमन एफर्ट्स। अब वो एफर्ट मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल एफर्ट भी हो सकती है। लाइक मैं अभी सर्विस दे रही हूँ तो ये मेरी मेंटल एफर्ट है, ये कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है। मैं कोई मजदूर नहीं हूं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही है सच, ये मेरी मेंटल एफर्ट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि डिसाइड करता है कि मैंने ये कोई कुछ करना है, कोई जो इनिशिएट लेता है, या जिसको कह लो कि जो रिस्क लेता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर लेबर और एंटरप्रेन्योर 2 लिखे हुए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, लेबर और एंटरप्रेन्योर, दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? दोनों कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर की होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, रिस्क जो लेना है ना वो एंटरप्रेन्योर लेता है। अगर कभी बिजनेस को लॉस होगा ना तो लेबर को तो सैलरी मिल जानी है, वो लॉस बेयर नहीं करेगा। लॉस कौन बेयर करेगा? एंटरप्रेन्योर बेयर करेगा। ठीक है ना, फिर नॉन ह्यूमन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला नॉन ह्यूमन फैक्टर, ये हमें पता है ना, कोई भी चीज बनाने में सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर चाहिए भाई, जो कि सोचे कि भाई मैंने ये चीज बनानी है। फिर उस एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? उसको लेबर चाहिए होगा, उसके अलावा उसको क्या चाहिए होगा? लैंड। जाहिर है आप कहाँ वो काम कहाँ करोगे। ठीक है, अब लैंड का क्या मतलब है? लैंड जो है वो यूजुअली जो हम बात करते हैं हमारा मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो हमारे लिए लैंड है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं,
लैंड की इतनी, ये डेफिनेशन बहुत ही नैरो है, वो लैंड की डेफिनेशन को बहुत ही ब्रॉड सेंस में लेते हैं। कहते हैं जितने भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो चीजें हमें नेचर से मिली फ्री, वो क्या है, लैंड की डेफिनेशन में आ जाती हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल भी लैंड की डेफिनेशन में आएगा, मिनरल्स भी लैंड की डेफिनेशन में आएंगे, मेटल्स भी लैंड की डेफिनेशन में आएंगे, इवन सनलाइट, एयर, जितने भी रिसोर्सेज आपको नेचर से मिले हैं ना, वो सारे के सारे किसकी डेफिनेशन में आएंगे, लैंड की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने लैंड की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। उन्होंने बोला भाई इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जितने भी नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड चीजें हैं वो सारी लैंड है। ठीक है ना, मैं आपको एक दो एग्जांपल से ये बात समझा दूंगी कि हम किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज जिसका मतलब यूजुअली जो हम लेते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, कैपिटल। हमारा मतलब कैपिटल से क्या होता है, जब हम कैपिटल की टर्म यूज करते हैं तो हमारा मतलब होता है पैसा, कि यार इतना कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो हमारा मतलब होता है कि हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट कहते हैं सबसे पहले भाई कैपिटल की डेफिनेशन आप देख लें कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट होती है मैन मेड रिसोर्सेस, वो चीजें जो किसने बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं। लैंड के अंदर क्या था, वो चीजें जो इंसान की बनाई हुई नहीं है, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है। ठीक है, कैपिटल में कह रहे हैं कि वो चीजें जो इंसान ने बनाई है, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इंसान ने ही बनाई है, और वो उन चीजों को किस लिए यूज करता है, दूसरी चीजें बनाने में। ऐसी चीजें जो मैन मेड है और उनको यूज किया जा रहा है किस पर्पस के लिए, दूसरी चीजें बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं पे अगर आपको कोई एग्जाम्पल दूं, ये लैपटॉप इस वक्त मैं यूज कर रही हूँ, किस लिए यूज कर रही हूँ, इसका पर्पस क्या है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ इस लैपटॉप के थ्रू। तो ये लैपटॉप मेरे लिए क्या है, कैपिटल है, मैन मेड है, और इसके थ्रू मैं दूसरे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ उसको। अच्छा, इकोनॉमिस्ट कहते हैं क्लियर तरीके से आप ये क्लियर हो जाए इस बात में कि मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल। मतलब ये ओपनली ये बात कह देते हैं भाई, जिसको हम हमेशा कैपिटल समझते हैं जनरल वे में, इकोनॉमिस्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मनी कैपिटल ही नहीं है। क्यों? उन्होंने ये बोला कि मनी जो है वो डायरेक्टली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मनी एक सोर्स जरूर है कुछ प्रोड्यूस करने का, यानी पैसा होगा तभी आप कोई चीज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब तक पैसे नहीं होंगे तो मैं बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं परचेज कर सकती। लाइक मुझे अगर मशीन चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मुझे उसके लिए पैसे की चाहिए। लेकिन बनाएगी क्या चीज, जो चीज प्रोड्यूस करेगी वो मशीन होगी या वो पैसा होगा? ठीक है ना, 1000 रुपए का नोट अगर मैं निकाल लूं तो ये 1000 रुपए का नोट इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस 1000 के नोट से मैं कुछ खरीदूंगी, वो चीज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स जरूर है बट डायरेक्ट सोर्स नहीं है। तो मनी कैपिटल नहीं है इकोनॉमिस्ट से। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, इनका नाम मैं पता नहीं सही बोल पाऊँ यार, नीलिश है क्या नाम है। ये जो प्लांट्स हैं ये वो पौधे वाले प्लांट्स नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपके पास प्लांट्स, बिल्डिंग और प्लांट्स लिखे हुए हैं, तो ये क्लियर है ना, ये प्लांट्स, मशीन्स, पावर प्लांट्स वगैरह, ये वो हैं, ये वो नहीं है प्लांट्स जो कि हम नेचुरल उसमें लेते हैं। ठीक है ना, तो जो पौधे वाले प्लांट्स हैं तो वो तो लैंड में आएंगे, ये वो प्लांट्स नहीं है। ठीक है ना, ये मशीन्स वगैरह और वो पावर प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये मशीन्स के अंदर आ जाएंगी। तो अब हमें पता चला कि भाई किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक जमीन है जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैंड। उस पे गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, अब वो रोड क्या है, कैपिटल है, क्योंकि वो मैन मेड रिसोर्स हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है कि एक चीज जो बिल्कुल नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई है वो लैंड के अंदर आएगी, और जिसपे हम खुद से कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ अपनी सर्विस लगा के कुछ बनाया है कोई चीज, तो वो कैपिटल के अंदर फॉल करेगी। ठीक है ना, लेबर का और एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई हमारा,
मतलब उसके थ्रू कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू एडिशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो आप देख लो फिर प्रोडक्शन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह जो हमारा लिंक कर रहा होता है प्रोडक्शन से, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना जरूरी है। हाँ मतलब भाई फैक्ट्री इस तरह कैपिटल कंसिडर की जा रही है, तो जाहिर है फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस नहीं करी, बट फैक्ट्री नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो वो सोर्स आपकी सारी वही है, कैपिटल में ही कंसिडर की जाएंगे, क्योंकि उनके थ्रू जो है वो प्रोडक्शन पे हेल्प हो रही है। अच्छा, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबको समझ में आ गया। ये बात बाकायदा क्वेश्चनिंग होती है, एमसीक्यूज में आता है कि वो 4 ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से कौन सा कैपिटल कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वो मनी को सेपरेट करके दे देता है। वो दे देगा मशीन, इक्विपमेंट्स वगैरह, और एक ऑप्शन दिया होगा मनी। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही काउंट नहीं होता मनी, ठीक है ना, ये कैपिटल में नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। तो जो जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आते हैं वो आपको साथ साथ बताती रहूंगी। अब हम आ जाते हैं भाई रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके बदले में कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा ना, ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगे उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई इनकम मिलेगी। तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स तो आप लोग आसानी से खुद ही बता सकते हो, लाइक लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज। अब यहाँ पे तो चीजें इस तरह से लिखी हुई हैं कि वेजेस की डेफिनेशन, ये मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने वेजेस को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक एक हमारे इकोनॉमिस्ट ने बेनहम, उन्होंने बोला हुआ है अ सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। उनके सर्विसेज के बदले में जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वर्कर को सम ऑफ मनी, उसको हम वेज बोलेंगे। रेंट किसका रिवॉर्ड है? लैंड का रिवॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक बात, ये भी सैमुअल्सन बहुत ही आपके फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने रेंट को कैसे डिस्क्राइब करा है। और ये बात देखें, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इस वजह से रीडिंग इंपॉर्टेंट है कि ये अब एमसीक्यूज में ना कोई वो नहीं रहता। जब थ्योरी का पेपर आता है ना तो उसमें इंपॉर्टेंट भी हम बता रहे होते थे कि भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इनमें से क्वेश्चनिंग हो जाती है। एमसीक्यूज में इसमें ये होता है कोई लाइन भी उठा के आपको दी जा सकती है। लाइक मैं आपको, अगर मैं बना रही हूँ एमसीक्यू, मैं आपको ये लाइन उठा के दे दूं कि डैश इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। अब फिक्स्ड जब आप, अच्छा ये आप कैसे पहचानोगे? जब आपने देखा फिक्स्ड इन सप्लाई, यानी ये कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी सप्लाई बाय नेचर फिक्स्ड हुई हुई है, जिसकी सप्लाई हम बढ़ा या कम नहीं सकते। तो लैंड एक ऐसा फैक्टर प्रोडक्शन है जिसकी सप्लाई बाय नेचर फिक्स्ड है। तो आपको जब आपने फिक्स्ड इन सप्लाई से जैसे ही आप समझ गए कि लैंड की बात हो रही है, तो आपको पता चल गया कि लैंड की पेमेंट क्या होती है, रेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर कैपिटल का रिवॉर्ड क्या कंसिडर किया जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है कि भाई वो रिस्क ले रहा है आखिरकार, तो उसका रिवॉर्ड क्या है? तो उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हमारे पास रिवॉर्ड्स आ गए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट समझा दो। अच्छा, मैं यही इंतजार कर रही थी कि कोई क्वेश्चन पूछे इंटरेस्ट के हवाले से। देखो इंटरेस्ट वाला, जो हम कहते हैं ना कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, इसमें मैं आपको एक क्लियर एक बात बता दूं कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके सब्जेक्ट्स के अंदर भी हम कहते हैं ना कि ये ग्रे एरिया है, इसमें वर्क होने की जरूरत है, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक लाई करती है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि भाई मनी इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल, और हमने अगले ही मिनट बोल दिया कि इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट तो पैसे पे ही मिलता है, आप देते हो ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ लो ये बात, और रीजन पूछ लो कि भाई इंटरेस्ट कैपिटल का रिवॉर्ड कैसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बात बोलेगा कि भाई ये इनडायरेक्टली रिवॉर्ड है, डायरेक्टली नहीं हो सकता। अगर आप डायरेक्टली बोलें कि आप कोई मशीन ले रहे हैं, तो मशीन की प्राइस जो है वो आप पे कर रहे होगे, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे होगे, ठीक है ना। अब ये इनडायरेक्टली कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्मली जो फर्म्स वगैरह होती हैं वो जब कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं, यानी उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो बिजनेसमैन लोन ले रहे होते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो करते हैं।
अब वो बोरो किससे करेंगे, उसका एक कॉमन सोर्स ये है कि वो बैंक्स वगैरह से बोरो करते हैं, ठीक है। अब बैंक जो है ना वो कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो पैसे दे रहा है आपको, लेकिन आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम ना बड़ी घुमा फिरा की एक बात बोलते हैं कि बैंक जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है। अगर बैंक वो पैसे ना दे तो आप कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बैंक क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है तो वो कैपिटल ओनर कंसिडर किया जा रहा है, और उसका रिवॉर्ड क्या है कि आप उसको जो लोन ले रहे हो उसके बदले में उसको क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको ओपनली ये बात बोलूंगी, मैं कभी भी जो चीज है उसको वैसी बताऊंगी, ऐसे नहीं मैं जबरदस्ती घुमाने फिराने की कोशिश करूं आपको। तो मैंने पहले ही समझाते हुए ये बात साफ कर दी कि इस चीज में मिस्टेक है, मतलब ये चीज आपने जब मनी को कैपिटल कंसिडर नहीं किया तो इंटरेस्ट को कैपिटल का रिवॉर्ड कहने में मिस्टेक है ये चीज। नहीं, मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्टली किस तरह से है, ठीक है, इनडायरेक्टली बन रहा है। रट्टे की क्या बात है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करा कि हम किस तरह से इंटरेस्ट को रिवॉर्ड कंसिडर किए कर रहे हैं, क्योंकि जो आप फंड्स ले रहे हो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसका रिवॉर्ड आप इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है। रेंट की आखिरी, रेंट की इंटरेस्ट की, रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। तो फिक्स्ड इन सप्लाई तो वो तो मैंने बताया ना आपको कि लैंड जो है उसकी जो सप्लाई है वो बाय नेचर फिक्स्ड है। भाई नेचर ने जितनी लैंड प्रोवाइड कर दी है वो बाय नेचर फिक्स्ड है ना, आप तो नहीं बढ़ा या कम सकते ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? सप्लाई यानी कोई जो एरिया होता है ना, भाई दुनिया का जो रकबा है वो एक लिमिटेड है ना, आप उस रकबे को बढ़ा या कम सकते हो? जमीन से कहीं और जाने की बातें क्यों हो रही हैं? आप बढ़ा दो सप्लाई जमीन की, आप जमीन की वो बढ़ा दो, भाई रकबा, मसला हल हो जाए। अच्छा, ये असल में कंप्लीट चैप्टर के नहीं है, मैंने आपको वैसे कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड करा है, बट ये कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं चैप्टर 1 कभी भी कंप्लीट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाती, मैं हाफ पढ़ाऊंगी जितना आगे के चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर मैं बाद में आऊंगी इस चैप्टर पे। उसकी रीजन है वो आपको समझ में आ जाएगी कि ये सीक्वेंस मैंने क्यों रखा हुआ है। अच्छा, अभी हमने क्लास जहां से न्यू स्लाइड से स्टार्ट करी वो हमारी नीड वर्सेस वांट्स थी। मैं एक दफा दोबारा दिखा रही हूँ, अगर किसी की किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हमने ईमान में बता देती हूँ, नीड वर्सेस वांट्स का डिफरेंस हमने देखा। भाई नीड और वांट्स में क्या डिफरेंस है, ये तो मेरे ख्याल में आप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा कि भाई एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स इकोनॉमी के कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो हमने उनके फंक्शंस को सेपरेट कर लिया। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, वो सारे फैक्टर जो कि कोई भी चीज बनाने में इंपॉर्टेंट हैं उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह रहे होते हैं। फिर हमने फाइनली उनके रिवॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करा कि भाई उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कौन कौन से रिवॉर्ड हैं। ईमान कह रही है कि भाई इंटरेस्ट को डिटेल में बता दें। बेसिकली जो इंटरेस्ट जिसे हम कह रहे होते हैं वो है पैसे पे पैसा कमाना, जिसको उर्दू में सूद कहा जाता है, ठीक है ना, रिबा भी उसको इंग्लिश में कहा जाता है, रिबा इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ये वही है कि आप बैंक से जाके लोन लेते हो और फिर आपको बैंक को जो आप वापस से पे बैक कर रहे होते हो हर मंथ, जो एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप दे रहे होते हो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कहला रहा होता है, सूद कहला रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट तो यही है। तो हम इंटरेस्ट की यहाँ पे बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपके इन्वेस्टर्स फंड्स बोरो करते हैं, और वो जो फंड्स बोरो करते हैं जिसकी बेस पर वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मशीन्स वगैरह खरीद रहे होते हैं, उस फंड की प्राइस क्या होती है कि उस फंड पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि कैपिटल का रिवॉर्ड जो है वो इस तरह से इंटरेस्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बहुत बेसिक बेसिक बातें हम करेंगे इस चैप्टर में। सबसे अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टाइप्स ऑफ गुड्स। अब इन्होंने इवन ये कि गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 2-3 टर्म्स हैं, क्योंकि टीचर्स ये होते हैं कि जाहिर है हम इतना पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि हम अक्सर चीजों को बोल जाते हैं फ्लो में,
और हमें लगता है कि ये बात तो स्टूडेंट्स को पता ही होगी, और वो चीज भी अक्सर बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मिस ये आपने क्या बोला, लाइक मैं अक्सर गुड्स की जगह पे कमोडिटी की टर्म यूज कर रही होती हूँ। तो एक दो दफा स्टूडेंट्स ने इस वही पूछ लिया कि मिस कमोडिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो एक बात आप प्लीज इस बात को अभी से नोट कर लीजिएगा कि मैं गुड्स बोलूं, कमोडिटी बोलूं, प्रोडक्ट बोलूं, एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है ये, गुड्स कमोडिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब गुड्स होते क्या हैं, इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करा है कि आपको पहले ये तो पता चले जो आपकी इंटरनल फंडिंग करेंगे ना यार, कुछ चीजें मैं मुझे पता था ये क्वेश्चन रेज होता है कि वो तो एक्सटर्नल फंडिंग में बात आती है, इंटरनल फंडिंग में बात नहीं आती, लेकिन वो बात मैंने खुद से नहीं छेड़ी क्योंकि उससे उस पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो आता है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। जिन्होंने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उनको पता होगा। इंटरेस्ट लगता क्यों है भाई, आपको बैंक एक सर्विस दे रहा है ना, आपको पैसे दे रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका क्या फायदा है। अगर वो आपको 1 लाख का लोन देगा और वापस आप उसको 1 लाख ही दे देते हैं, तो उसने जो सर्विस आपको एक तरह से दिया वो कहते हैं हम उसका चार्ज करते हैं, तो वो 1 लाख कभी भी नहीं लेंगे, वो 1 लाख से ज्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो वो जो पैसा आपको दे रहे हैं उस पैसे पे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से। अब जो आप बात कर रही हैं ना, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें तो हम जब हो सकता है आज की क्लास में हमारा ये कॉन्सेप्ट आ जाए, कॉन्सेप्ट आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उस वक्त मैं आपके वो क्वेश्चन एड्रेस कर लूंगी, ठीक है ना। कि इंटरनल फंडिंग क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप पैसा बोरो नहीं कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम जो आपके केसेस होते हैं ना फॉर्म्स, ये जो प्लांट्स, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इंटरनल फंडिंग बहुत ही कम होती है, ज्यादातर एक्सटर्नल फंडिंग होती है। पर अज्यूम कर लें कि कोई बंदा अपने पैसा लगा रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे रिवॉर्ड हो गया कैपिटल का, वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने ये बहुत ही, क्योंकि इसकी फॉन्ट बहुत ही छोटा है तो जरा आप मैं जूम कर देती हूँ, लिखा हुआ है कि इन इकोनॉमिक्स goods refer to the products that satisfy human needs or wants and provide utility. इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स उन चीजों को कहते हैं जो कि वो प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी किसी जरूरत या हमारी किसी ख्वाहिश को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स। एंड प्रोवाइड यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, हमारे लिए कोई यूजफुल है, हमारी कोई मतलब उसमें कोई एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर पा रही है, ठीक है ना, हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब हेडिंग क्या डली हुई है भाई हमारे पास, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं कंजम्पशन की बेस पर हम इन गुड्स की क्या क्या कैटेगरीज बना रहे होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं मैरिड गुड्स। किसी को पता है थोड़ा बहुत भी कि मैरिड गुड्स कौन से होते हैं? हेल्थ पार्क्स वगैरह मैरिड, मतलब क्या होता क्या है, इनकी नेचर क्या होती है, मतलब अगर हम इन्हें कंज्यूम करें तो ये कौन सी चीजें होती हैं, मतलब वो सारे गुड सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, सेटिस्फेक्शन और कोई नीड या वांट सेटिस्फाई तो सारी चीजें कर रही होती हैं। लेकिन मैरिड गुड्स स्पेशली क्या है, चीजें तो हम बहुत सारी कंज्यूम करते हैं ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी हैं और कुछ चीजें जो हम कंजम्पशन कर रहे थे वो सोसाइटी के लिए खराब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मोकिंग की बात कर लें, हम हमारी वो जरूरत कोई ना कोई पूरी कर रही होगी, ठीक है, तभी हम स्मोकिंग कर रहे हैं। पर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या वो चीज अच्छी कंसिडर की जाएगी? नहीं, सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से वो चीज बैड कंसिडर की जा रही है। तो मेरिट गुड्स कौन से हैं जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से गुड कंसिडर किए जाते हैं, ऐसी चीजें जो कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाएं, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी साबित हो। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आप की इटसेल्फ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा टॉपिक जिसपे पूरी क्लास लग सकती है। अब ये लेकिन बताना जरूरी है, जाहिर है कुछ मैं उसको समराइज करने की कोशिश करूंगी कि बात आपको समझ में भी आ जाए, बहुत ज्यादा मुझे डिटेल में भी ना जाना पड़े।
पहली टर्म लिखी हुई है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। देखें, जब भी आप कोई चीज किसी से खरीदते हो ना, तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन सी होती है? एक बंदा जो खरीद रहा है और एक बंदा जो बेच रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्टी, ये दो पार्टीज हैं। जाहिर है जो खरीद रहा है उसको कोई ना कोई फायदा होगा, तभी वो खरीद रहा है। जो बेच रहा है उसको तो रेवेन्यू मिल रहा है। एक होती है थर्ड पार्टी, जिसका लेन देन से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी उसको उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट पहुंच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सटर्नैलिटी का आसान तरीन मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि समझ लें, थर्ड पार्टी इम्पैक्ट। कोई ऐसी चीज जिसका थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट हो रहा हो, वो एक्सटर्नल इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, बायर और सेलर के अलावा अगर किसी को उस एक्टिविटी का, उस कंजम्पशन का या उस प्रोडक्शन की वजह से उसको कोई इम्पैक्ट पहुंच रहा है, तो वो क्या इफेक्ट क्या कहलाएगा? एक्सटर्नैलिटी या एक्सटर्नल इफेक्ट। अब ये एक्सटर्नल इफेक्ट आप समझ सकते हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? देखें, मैं आपको प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों के हवाले से देती हूँ। हम क्योंकि कंजम्पशन के हवाले से देख रहे हैं, तो प्रोडक्शन की मैं एग्जांपल सिर्फ एक हटके आप लोगों को दे रही हूँ। देखो, अज्यूम करो कि भाई दो फार्म्स हैं जो बिल्कुल साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, फार्म ए और फार्म बी। दो तीन एग्जांपल्स हम ये बात समझ लेते हैं। फार्म ए जो है ना, ये एप्पल फार्म है। इसमें एप्पल ट्रीज वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, वो उनको बेच के कमा रहे हैं। ठीक है, तो जो एप्पल खरीद रहा है और जो एप्पल बेच रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्टी है। ठीक है, फार्म बी जो है ना, ये हनी बी प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब फार्म बी को ना फार्म ए से एक्सटर्नल इफेक्ट पहुंच रहा है। फार्म बी का फार्म ए से ना वो उसका खरीदार है, ना वो बायर है, ना सेलर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी है। लेकिन उसको फायदा क्या पहुंच रहा है कि उसके जो हनी बीज है ना, वो कुछ फार्म, उसके फार्म से फार्म ए भी चले जाते हैं और वहां से भी नेक्टर कलेक्ट करके जो है ना, वो फार्म अपने फार्म में आ जाते हैं। उससे क्या हो रहा है? उसकी हनी की प्रोडक्शन थोड़ी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी इफेक्ट है ना, एक पॉजिटिव इफेक्ट पहुंच रहा है किसी को इस एक्टिविटी का। तो ये एक एग्जांपल किसकी हो गई? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की। अब ये तो प्रोडक्शन के हवाले से, मैं आपको कंजम्पशन के हवाले से देखती हूँ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन की बेस पर जो इसकी एक एग्जांपल यूज की जाती है, वो क्या है? एजुकेशन। शायद सुन के आपको लगे कि एजुकेशन कैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगा, लेकिन बहुत आसान है इसको समझना। जो एजुकेशन हासिल कर रहा है और जो एजुकेशन दे रहा है, फायदा सिर्फ उन दोनों तक लिमिटेड नहीं है। अगर जितने ज्यादा लोग आपकी सोसाइटी में एजुकेटेड होंगे, पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचेगा ना। क्योंकि हमारे वो पढ़े लिखे जाए तो एक तरफ, लेकिन जो असल मायनों में जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें पता है लॉज कैसे फॉलो करने हैं, उनको इथिक्स पता है, सब चीजें पता है, उनको एटिकेट्स वगैरह आते हैं सब। ठीक है, एक अगर एक ऐसा बंदा जो इलिटरेट है, जिसको कुछ नहीं पता, जाहिर है उसको नहीं पता कैसे बिहेव करना है, क्या कानून है मुल्क का, क्या किस कैसे आपने उठना बैठना है, उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो एजुकेटेड लोग जो हैं, वो हम एक बंदा क्या सोचता है, मतलब अब ये इन चीजों का फायदा ना हम सब अपने तक सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो अपने बच्चों को इस वजह से एजुकेशन नहीं दे रहा कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा हो जाएगा, आगे एजुकेशन हासिल कर लेगा, आगे कमा लेगा, तो उसका वो क्या सोच रहा है? सिर्फ अपने फायदे तक। ठीक है ना, और वो इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस को फुली नहीं समझ पा रहा। ठीक है ना, जबकि गवर्नमेंट जो पूरी सोसाइटी को देख रही होती है, उसको पता है कि एजुकेशन का फायदा सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है। अगर वो एजुकेशन हासिल करेगा तो उसकी सर्विसेज की वजह से पूरी नेशन को फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये वो चीजें होती हैं जिनका एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ है? एक पार्क्स। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगर आप प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं या पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, इसका फायदा पूरी सोसाइटी को कैसे हो रहा है? इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है, और जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जाहिर है पूरी सोसाइटी के, पूरी इकोनॉमी के लोगों को फायदा होगा। ठीक है ना, तो पार्क्स भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं। फिर मैं वो एग्जांपल लिख रही हूँ जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, हेल्थ। ये कोई मुझे बता सकता है विद एग्जांपल कि मेरी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो इसका फायदा मेरे अलावा बाकी लोगों को कैसे हो सकता है?
बिल्कुल। अगर मैं कंटिन्यूसली मेरी हेल्थ खराब रहेगी तो मैं जहां भी काम करूंगी वहां मैं प्रोडक्टिविटी सही नहीं दे पाऊंगी, मेरी एफिशिएंसी लेवल डाउन होगा, तो उनको नुकसान पहुंचेगा उसकी वजह से। मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट इस तरह से पहुंच रहा होगा बाकी लोगों को भी, ठीक है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती है, थर्ड पार्टी को फायदा पहुंच रहा होता है इससे। अब मैंने आपको पहला मतलब समझाया, ये क्लियर हुआ आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब? आसान है, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? अब यहाँ पे देखें, अब हम इस टर्म को कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ है कि भाई मेरिट गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं ये। दीज गुड्स आर अज्यूम टू बी सोशली डिजायरेबल, क्योंकि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं ना, तो सोशली डिजायरेबल चीजें कंसिडर की जाती हैं। आगे एक और बात लिखी हुई है, ये भी अब एक टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। कह रहे हैं कि दीज में भी अंडर कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जितनी कंजम्पशन होनी चाहिए इनकी, उससे क्या होती है इनकी कंजम्पशन, और जब ये अंडर कंज्यूम होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और ये हमेशा उस केस में होगा जो चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही होंगी। ये चीजें जितनी कंज्यूम होनी चाहिए, जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, उससे कम हो रही होती हैं। रीजन अंडर कंज्यूम लिखा हुआ है तो डिमांड बढ़ेगी कैसे? देखो, आप किसी भी चीज को जो कंज्यूम करते हो ना, किस बेस पर कंज्यूम कर रहे होते हो कि मुझे इससे कितना फायदा है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो जो चीजें क्रिएट करी है, इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं है, सोसाइटी का भी फायदा है। लेकिन जब आप इन चीजों को कंज्यूम करने के बारे में सोचते हो तो आप सिर्फ क्या सोच रहे होते हो, मेरा फायदा कितना है। और अगर आप अपने फायदे को सही कैलकुलेट नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि ठीक है ये ना भी करूं तो ऐसा कोई, या मेरा ही नुकसान है ना, तो आप उन चीजों को कंज्यूम करना छोड़ देते हो। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल बेसिस पर देखो कि इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का फायदा है, तो आप सही मायनों में उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ और उसको कंजम्पशन कर पाओ। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल इसका एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते, क्योंकि हम सबका क्या है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपना फायदा देखते हुए काम कर रहे होते हैं ना। तो क्योंकि हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तो हम वो ये चीज नहीं देख पा रहे कि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं समझ पा रहे। अब ये चीजें जब अंडर कंज्यूम हो जाती हैं तो जाहिर है सोशली डिजायरेबल चीजें हैं, इनको तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होना चाहिए। फिर कौन सा ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो इन पे फोकस करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता है कि इंडिविजुअल्स पे अगर हम छोड़ देंगे तो इंडिविजुअल्स इसकी इंपॉर्टेंस को फुली नहीं समझ पाएंगे, जबकि गवर्नमेंट को पता है कि ये चीजें सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर, ये इन चीजों को आप स्पेशली देखोगे एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कि गवर्नमेंट इन चीजों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है फ्री ऑफ कॉस्ट अक्सर, या बहुत ही लो चार्जेस पे। क्योंकि वो क्या कर रही होती है, इनकरेज कर रही होती है लोगों को कि भाई इन चीजों की कंजम्पशन करें, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब अगर आपको मेरिट समझ में आ गया ना, तो डीमेरिट समझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। डीमेरिट गुड्स कौन से होंगे, कौन सी एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेंगे? ठीक है ना, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेंगे। एक बंदा बोले यार मैं स्मोकिंग करूं, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तो भाई हमें मसला हो रहा है क्योंकि हमें भी इफेक्ट पहुंच रहा है उसका। ठीक है ना। तो कोई भी अगर कोई डीमेरिट गुड है तो उसका इफेक्ट थर्ड पार्टी को भी पहुंच रहा होता है नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जांपल, मैं अगेन आपको उसकी प्रोडक्शन की अगर एक एग्जांपल दूं हटके, ठीक है, तो अपोजिट ऑफ मेरिट, हाँ बिल्कुल, कि एक फर्म है आपकी, वो कोई केमिकल वगैरह जो है ना वो बना रही है, ठीक है ना, और उसके आसपास जो है, ये एग्जाम्पल क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एग्जाम्पल थोड़ी हटके लगती हैं इनसे, तो मैं हमेशा जरूर देती हूँ। तो उसके पास एक रिवर वगैरह है, वो क्या करते हैं अक्सर फर्म्स वगैरह क्या करती हैं कि अपनी कॉस्ट बचाने के लिए जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो डंप कर देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम हो जाता है उनका। तो वो क्या करते हैं, जितने भी केमिकल बनाने में जो भी उनका वेस्टेज वगैरह है वो क्या कर देती है, रिवर में डंप कर देती हैं। ठीक है। अब नुकसान किसको पहुंच रहा है उनकी इस एक्टिविटी का, कि उस रिवर में फिशेस वगैरह हैं जो फिशरमैन वगैरह कैच करते हैं और उनकी डेली इनकम उस पर बेस करती है। अब वो बेस जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका थर्ड पार्टी इफेक्ट किसको पहुंच रहा है, फिशरमैन्स को पहुंच रहा है, कि उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है।
फिशेस की पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे वजह से उनकी इनकम को इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसका थर्ड पार्टी को इफेक्ट पहुंचे और नेगेटिव सेंस में पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है ये एक्टिविटी, ठीक है ना। और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है, अगेन वो ये नहीं देखता कि सोसाइटी को उसकी इस एक्टिविटी का कॉस्ट क्या आ रही है। अगर वो ये इनकॉर्पोरेट, क्योंकि हम में से कोई भी इतना नेक नहीं है, तो अगर हम ये इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करने लग जाएं, तो हम जितनी उसकी कंजम्पशन कर रहे होते हैं, उसकी कंजम्पशन क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। अगर हम में इतना ही दर्द दिल होगा तो, ठीक है ना, तो हम उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। लेकिन अगेन गवर्नमेंट को पता है कि इंडिविजुअल्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए, अपना बेनिफिट और कॉस्ट देखते हुए चलते हैं, वो सोसाइटी के दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर देखना, लोगों के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीजों की कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को डिस्करेज करने की कोशिश करती है। कैसे डिस्करेज करेगी? बैन कर दिया या टैक्सेस लगा दिए बहुत ज्यादा उन चीजों पे, उन चीजों को महंगा कर दिया ताकि लोग कम से कम उन चीजों की कंजम्पशन करें। और जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो जाहिर है जो बनाने वाला है वो प्रोडक्शन भी क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो जब आप फाइन लगाओगे तभी उनकी कॉस्ट में आनी स्टार्ट होगी ना ये बात, कि ये चीज, इसका कोई ऑल्टरनेट सोचना चाहिए। अभी तो उनको मुफ्त में पड़ रहा है ना, तो वो ये इस कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे हैं। वो फिशरमैन को जो कॉस्ट आ रही है वो उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी कॉस्ट तो नहीं है ना, एक्सटर्नल कॉस्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैरिड गुड्स जो सोसाइटी के लिए गुड कंसिडर किए जाते हैं, डीमैरिड गुड्स जो सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर किए जाते हैं और अनडिजायरेबल कहलाते हैं सोशली। अच्छा, ये दोनों का कनेक्शन बड़ा आपका क्लोज था। अब थोड़ा सा हटके हम आ रहे हैं। थर्ड हेडिंग आपके पास डली हुई है पब्लिक गुड्स। आसान तरीका इसका समझने का क्या है, पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होंगे जो कौन प्रोवाइड करेगा, ये सबसे आसान इसकी डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन अगेन इसमें भी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन अ सोसाइटी। सबसे पहले ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी सोसाइटी के सारे लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। दीज गुड्स एंजॉय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इन गुड्स में दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नॉन राइवलरी। नंबर 2 नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। अब जाहिर है कि ये टर्म हम पहली दफा देख रहे हैं, तो हमें समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नॉन तो छोड़े, पहले एक्सक्लूडिबिलिटी तो समझ में आ जाए कि एक्सक्लूडिबिलिटी का क्या मतलब है। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो प्राइवेट कोई बंदा कोई बेच रहा है, गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करी वो चीज, प्राइवेट कोई बंदा उस चीज को बेच रहा है, आप वो चीज खरीदने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे जाते हो कोई भी चीज खरीदने, जब तक आप उसके पैसे नहीं दोगे, सप्लायर आपको वो चीज यानी एक्सक्लूड कर सकता है। वो आपको, एक्सक्लूजन इज पॉसिबल, उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर आप एक चीज कंज्यूम कर रहे हैं और सप्लायर आपको एक्सक्लूड नहीं कर पा रहा उस चीज की कंजम्पशन से, तो हम बोलेंगे कि इस चीज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की। एग्जाम्पल पे आऊंगी मैं, अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ वर्ड का मतलब बताया कि एक्सक्लूडिबिलिटी का क्या मतलब है। अगर सप्लायर प्रिवेंट रख सके कंजम्पशन से, तो उसका मतलब है कि इस कमोडिटी में एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर सप्लायर प्रिवेंट ना रख सके तो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी राइवलरी। राइवलरी का ये मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज की कंजम्पशन कि अगर एक बंदा उस चीज को कंज्यूम करे तो उसका बेनिफिट दूसरे को ना पहुंच पाए, उसका बेनिफिट सिर्फ उस तक महदूद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, आपने आइसक्रीम ले ली, अब आपने जो आइसक्रीम, जो आपके हाथ में आइसक्रीम है ना, उसका बेनिफिट आप तक लिमिटेड रहेगा, उसकी सब मिलके ज्वाइंट कंजम्पशन नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब जिस बंदे ने खरीदी है जाहिर है वो उसका बेनिफिट लेगा ना, उसका बेनिफिट सिर्फ उस बंदे तक लिमिटेड है, ठीक है ना। नॉन राइवलरी का मतलब क्या है कि कोई कंपटीशन नहीं है, सारे लोग ज्वाइंट कंजम्पशन अगर कर रहे हो किसी चीज की, तो हम बोलेंगे कि इस चीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, नॉन राइवलरी। और किसी एक की कंजम्पशन से किसी दूसरे की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है, तो ये नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक है।
आप समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है। और मैं एग्जाम्पल वही दूंगी कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक एग्जाम्पल आपकी आ जाती है, इन्होंने तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई है। स्ट्रीट लाइटनिंग, समझा सकते हो कैसे इसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं? भाई स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए लगी हुई हैं क्या? हर कोई इससे फायदा पहुंचा रहा है। या आप कोई ये लड़ सकते हैं, कोई आपने किसी को लड़ते हुए देखा है कि भाई आप इस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े नहीं हो सकते या इसके नीचे से नहीं जा सकते, इसकी आपके गुजरने की वजह से ना मेरा फायदा कम हो रहा है? इलॉजिकल सी बात है ना, किसी का फायदा कम नहीं हो रहा किसी दूसरे की वजह से, ठीक है। तो ज्वाइंट कंजम्पशन हो रही है, एक दफा वो सर्विस प्रोवाइड कर दी गई तो उसका फायदा सबको मिल रहा है, जो भी उस जगह पे सोसाइटी में रह रहे हो सबको उसका फायदा पहुंच रहा है। दूसरी बात ये कि आप एक्सक्लूड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। क्या आप एक्सक्लूड कर दोगे भाई आप स्ट्रीट लाइट के नीचे से नहीं गुजर सकते? या गवर्नमेंट ने डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो एक दफा डिफेंस सर्विस प्रोवाइड हो गई तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है सबको मिल रही है ना, आप उससे किसी एक को नहीं निकाल सकते कि भाई आपको नहीं मिलेगी। ये सिक्योरिटी की जो एक फीलिंग है ना कि भाई आप सिक्योर हैं, आप बॉर्डर पे खड़े में फौजी वगैरह, ये आपको नहीं मिलना चाहिए, नहीं एक्सक्लूड कर सकते। तो अगर किसी चीज की ज्वाइंट कंजम्पशन हो रही है, किसी एक का बेनिफिट दूसरे से कम नहीं हो रहा, तो आप बोलते हैं इसमें नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक है। और इस ऐसी चीजों में दूसरे किसी को एक्सक्लूड करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आती हूँ अभी, फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, नहीं? अच्छा, मुझे लगा। तो अब ये जहां पे ये दो कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन हो जाती है ना, वहां पे ये चीजें गवर्नमेंट के अलावा किसी और के लिए प्रोवाइड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब अज्यूम करें कि कोई प्राइवेट फर्म उठ के ये बोलती है कि भाई मैंने डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करनी है, या मैंने पार्क बनाना है, या मैंने कोई भी चीज बनानी है, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे आज से। तो उसके लिए क्योंकि एक्सक्लूजन बड़ा मुश्किल है, तो जब लोगों को पता होता है कि यार ये चीज प्रोवाइड हो गई ना तो फायदा तो हम सबको होगा, तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे उस चीज के लिए पे करने को। ठीक है, जब आप उनके लिए आप उनको पे करने को बोलोगे ना तो बोलेंगे कि यार बाकियों से ले लो, मैं अगर पे नहीं भी करता तो सोचेंगे क्या फर्क पड़ जाना है मुझे, मुझे तो सर्विस एक दफा प्रोवाइड होगी। तो हम तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। हर कोई कोशिश करेगा मुफ्त में मिल जाए, ठीक है ना, हर कोई अवॉइड करेगा, नतीजा क्या होगा कि कोई भी इसके लिए पे करने को तैयार नहीं होगा। तो ये वो चीजें होती हैं जिनसे, क्योंकि सप्लायर एक्सक्लूड नहीं कर सकता, आपको सर्विस को कंज्यूम करने से रोक नहीं सकता, तो वो कोई आपसे रिसीव नहीं कर सकता पैसे। तो जब गवर्नमेंट इस चीज को प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास तो दूसरे सोर्सेज है ना, गवर्नमेंट तो फिर बाई फोर्स दूसरे फॉर्म में आपसे टैक्सेस वगैरह ले रही होती है। और जब आप टैक्स दे रहे होते हो तो आपको ये थोड़ी होता है ये टैक्स मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफेंस सर्विस मिल रही है, ये टैक्स मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रीट लाइटिंग की फैसिलिटी मिल रही है। वो तो आपको बस एक लॉ बाय लॉ बन गया कि भाई आपको इतना टैक्स पे करना है, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स बहुत हद तक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर ही रहे होते हैं। मतलब ये मैरिड गुड्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मली देखिए जो मैरिड गुड्स हैं वो भी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, लेकिन सारे मैरिड गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती। लाइक एजुकेशन प्योरली पब्लिक गुड नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट गुड दोनों है। एजुकेशन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो पब्लिक गुड्स है ना आपकी, वो सिर्फ वैसे कौन प्रोवाइड कर रही होती है, आपकी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है। तो थोड़ा सा आप फिर आप वो मिक्स ना हो जाए, आप इस वजह से थोड़ा एहतियात कीजिएगा। अगेन जब आप पब्लिक गुड समझ लेते हैं तो इसके बाद जो दो टाइप्स हैं वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पब्लिक गुड्स का ऑपोजिट क्या होगा, प्राइवेट गुड्स। तो एक बंदा जो कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है उसको, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप जब तक उसको पे नहीं करोगे वो आपको वो चीज देगा ही नहीं। तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी, एक्सक्लूडिबिलिटी की। फिर राइवलरी की भी है कि आपने वो चीज ले ली, उसका फायदा आप तक लिमिटेड है, उसकी ज्वाइंट कंजम्पशन नहीं हो रही। तो प्राइवेट गुड तो समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें ऑपोजिट, पूरा आपका ऑपोजिट केस है, ठीक है ना। भाई ये इनका नाम तो मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रही हैं कि नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी के नॉन राइवलरी में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। नॉन राइवलरी का मतलब ये कोई भी ऐसी चीज जिसकी ज्वाइंट कंजम्पशन हो रही हो और एक की कंजम्पशन की वजह से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट ना आ रहा हो, इसको हम कहते हैं नॉन राइवलरी। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का तो मतलब ही नाम से पता लग रहा है कि एक कोई ऐसी सर्विस जिससे किसी को एक्सक्लूड करना पॉसिबल ना हो।
आप उसको कंजम्पशन करने से ना रोक सके, तो वो आप कहोगे कि इस चीज में नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। चलें, अब आपने क्या करना है, आपने क्लब गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है और थोड़ा कोशिश करनी है कि क्या बात कह रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल रही है, एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी इसके लिए पे करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्सक्लूडिबिलिटी के साथ राइवलरी की थी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर, यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूडिबिलिटी है बट नॉन राइवलरी है, लेकिन एक लिमिट तक लिखा हुआ है, नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजशन टेक प्लेस। कंजशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मसला होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल हो जाएगी। अब एक की कंजम्पशन करने से दूसरे को मसला होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मेरा बेनिफिट कम हो रहा है। कंजशन मीन्स लाइक आप कह रहे हो ना कि बहुत ज्यादा लोग अगर उस चीज को कंज्यूम करने लग जाएं, तो अब वो एक कंजशन का एक मसला है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है ना अब लोगों को, ठीक है, बेनिफिट उनका कम होना स्टार्ट हो गया है। कोई जहन में कोई एग्जांपल आ रही है इस तरह की, कोई भी चीज, एक चीज है जो आप पे करके ही ले सकते हो और ज्वाइंटली कंज्यूम हो रही है, लेकिन क्लब्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा सा गोल्फ कोर्सेज वगैरह लिखे हुए हैं। फिर सिनेमा जाते हैं आप, पे करना है, जॉइंटली वो सर्विस आप ले रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोगों को भर दोगे तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे आपको मसला होने लग जाए दूसरे लोगों से ना, कि यार इनकी वजह से हमें सही से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। या स्विमिंग पूल्स हैं, वो भी क्लब गुड्स की एग्जांपल में आते हैं, आप ये एग्जांपल्स अपने पास लिख सकते हैं। स्विमिंग पूल्स में भी एक लिमिट तक जॉइंट कंजम्पशन सही रखती है और एक लिमिट तक नॉन राइवल रहती है, लेकिन अगर आप इंतहा के लोग भर देंगे तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिर आपको क्या होगा कि यार कम करो लोगों को, ठीक है ना, फिर कंजम्पशन नॉन राइवल से क्या हो जाएगी, आपकी राइवल हो जाएगी। फिर एक एग्जांपल दी जाती है आपकी महक, मैं कंटिन्यूअसली उसी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जितनी भी एग्जांपल दे रही हूँ उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि एक्सक्लूडिबिलिटी है, यानी जब तक आप पे नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए तब तक आपको वो सर्विस नहीं मिल रही। दूसरा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक पॉइंट तक उनकी कंजम्पशन नॉन राइवल है, यानी लोग जॉइंटली उसको, उस सर्विस को ले रहे हैं या उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और किसी को दूसरे से कोई फर्क नहीं पहुंच रहा, ठीक है। लेकिन जब कंजस्शन होना स्टार्ट हो गई है तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल हो जाएगी, कि आप लोग चाहेंगे कि कम लोग इसको कंज्यूम करें। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल वाईफाई भी ली जाती है, ठीक है, वाईफाई एक सर्विस ऐसी है जो आप पेड सर्विस है, आपको पे करना है उसके लिए, और एक पॉइंट तक बहुत सारे लोग आपके घर के कंज्यूम कर रहे होते हैं, गेस्ट आए हुए होते हैं, वो भी पासवर्ड लेके स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे अगर लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर लोगों किसी ना किसी का इंटरनेट स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे बंद करो यार, ठीक है, हमारा सही नहीं चल रहा। तो अब यानी कंजम्पशन नॉन राइवल से क्या हो गई है, राइवल हो गई है। तो क्लब गुड्स मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ गए। एक्सक्लूडिबिलिटी की बात, पे करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिल रही है सर्विस। दूसरी बात, एक हद तक ज्वाइंट कंजम्पशन है, और सिर्फ ज्वाइंट कंजम्पशन नहीं है, ज्वाइंट कंजम्पशन के साथ साथ आप राइवलरी में, नॉन राइवलरी में एक और बात भी ऐड कर रहे हैं कि किसी एक का बेनिफिट दूसरे के कंज्यूम करने से कम नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन जब कंजशन होने लग जाएगी तो इन चीजों की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल हो जाएगी। अब फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया है लोगों को दूसरों की कंजम्पशन से, ठीक है। टैक्सेस की जहां तक बात आ जाती है ना, जब आप टैक्स पे कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को यही बताया ना कि टैक्स आप इस उसमें नहीं पे कर रहे होते कि भाई गवर्नमेंट ने मुझे स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी है तो ये तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, इसके लिए पे कर रहा हूँ। वो एक लमसम अमाउंट है, वो बकायदा इस नाम पे नहीं ली जा रही है आपसे कि भाई ये स्ट्रीट लाइटनिंग के बदले में आपसे, तो वो कोई इस उसमें फी नहीं ले रहा, वो आपसे। एक्सक्लूजन इज नॉट पॉसिबल। कितने लोग हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो स्टिल मिल रहा है ना उनको, मैं ये बात नहीं। अरे मैं क्यों जाऊं कनाडा, मैं क्यों जाऊं कनाडा। हम
सब टैक्स पे करते हैं। हम ये बहस ही नहीं कर रहे कि हमारी इकोनॉमी में टैक्स नहीं पे किया जाता, दूसरी इकोनॉमी में टैक्स पे किया जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपको क्या फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं? क्या आपको डिफेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है क्या? भाई पाकिस्तान भी इस दुनिया की ही एक इकोनॉमी के अंदर आता है, और अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई चीज अप्लाई हो रही है तो यानी हो सकती है वो चीज। आप ये नहीं बोल सकते। और भाई पाकिस्तान को हमने, हरकतें हैं हमारी ऐसी, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम हमने कुछ ज्यादा ही किया हुआ है, क्योंकि हमें लगता है बाहर जो है ना वो तो भाई बेहतरीन है। हमें लगता है कि यूएस बहुत डेवलप कंट्री है, वहां कुछ खराब नहीं हो सकता, सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सब कानून प्रॉपर फॉलो हो रहा है। तो क्या वहां पे चोरियां नहीं होती, डकैती नहीं होती, वहां पे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेस नहीं आता? अभी यूएस में क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई, वो तो बड़ी डेवलप इकोनॉमी है। ये रिसेशन वगैरह तो, ये खराब हालात तो सिर्फ पाकिस्तान को मिलने चाहिए। तो ये हमने बहुत अजम्पशन ली हुई है कि बाहर वाले लोग नेक पाक साफ, वहां पे कोई बुराई नहीं है। वो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप अगर ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अगर आप अलग कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की तो एक एग्जाम्प्टेड केस है भाई, कि हम टैक्स नहीं पे करते, बाकी पूरी दुनिया में हर कोई टैक्स पे कर रहा होता है। तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं उन सब में आपको ये मसले मिलते हैं। टैक्स अवॉइड करना आपको हर जगह मिलेगा। तो ये कोई बात नहीं है कि हम यहाँ बैठ के बाहर को आइडियलाइज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो नॉन एक्सक्लूसिविटी की जहां तक बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यही, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये सिर्फ इस वजह से इसको नॉन एक्सक्लूसिविटी में डाला गया कि अगर आप पे नहीं भी करते तब भी आपको ये सर्विस मिलेगी। ऑप्शंस तो खुले हुए हैं ना आपके लिए, अगर आप नहीं भी पे करेंगे तब भी आपको ये सर्विस मिलेगी। तो आपको कोई प्राइवेट फर्म ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही खत्म हो गया। वो आपको प्रिवेंट नहीं रख सकती, कोशिश करके भी आपको रोक नहीं सकती। तो आपको पता है एक चीज की ज्वाइंट कंजम्पशन एक दफा प्रोवाइड हो गई तो हम सबको फैसिलिटी मिलनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा और आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं कि मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी कुछ 2-3 स्लाइड्स, थोड़ी सी स्लाइड्स और हैं, ठीक है। उसके बाद ना मैं चैप्टर 1 चाह रही हूँ आज की क्लास में जितना मुझे पढ़ाना है वो मैं एंड कर दूं, और फिर मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट लूं, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 1 मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, अभी हमारे पास टाइम भी है। तो कुछ मजीद कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 से आपको हटके लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हम ये कि डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे होंगे खाली, ठीक है ना। डेफिनेशन में बड़ी बोरियत सी फील होती है, क्या करें, मजबूरी है हमारी भी, हमें भी पढ़ाना है। तो बहरहाल टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि बाद में आपके किसी ना किसी चैप्टर में रिपीट होने हैं। इनकम की बेस पर, अभी हमने किस बेस पर गुड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी, कंजम्पशन की बेस पर। इनकम की बेस पर हमने गुड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा है, और सबसे ज्यादा जो मेन टाइप्स है ना वो आपकी यही है, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल गुड्स आर दोज हुज डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। ये वो चीजें हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या कर देते हैं। अब शायद आपके जहन में है कि भाई हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा चीजों की डिमांड बढ़ा ही देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है कि हमारी इनकम बढ़े और हम उन चीजों की डिमांड क्या कर दें, कम कर दें। नॉर्मल जब इतनी डेफिनेशन लिखी गई है तो कोई ऐसी भी चीजें होंगी ना जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। नॉर्मल गुड जिनका इनकम के साथ इनकी डिमांड का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये कि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लाइक अगर इनकम बढ़ रही है तो इन चीजों की डिमांड भी क्या हो रही होगी, और अगर इनकम कम हो रही है तो इन चीजों की डिमांड भी क्या हो रही होगी, ठीक है। तो हमने इस चीज में क्लियर रहना है कि जब हम कहेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन, इट मींस साइन ऑफ डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना हम देख लेते हैं कि भाई वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं
जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड बढ़ाने के बजाय क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब नाम क्या लिखा गया है, इंफीरियर गुड्स, जिनकी क्वालिटी थोड़ी क्या होगी, इंफीरियर होगी, ठीक है, थोड़ी सस्ती चीजें जो होती हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स हो गई आपकी, तो जब आपकी इनकम कम होती है तो आप इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जो आपकी जिनकी इनकम कम है वो सेकंड हैंड चीजों को ज्यादा प्रेफर करेंगे, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उन चीजों को प्रेफर करना क्या कर देंगे, नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे वो, ठीक है ना। इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को कम करके नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। और जब इनकम कम होती है तो हम नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन कम करके इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं। किसी भी चीज की दो तरह की क्वालिटी होती है, ठीक है ना। जैसे आप कोई वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खरीदने जा रहे हैं, वहां पे भी आपको दो क्वालिटी मिलेंगी, अक्सर मिलती है ना। दो क्वालिटी लेकर बैठे हुए होते हैं, एक थोड़ी सस्ती होती है, एक की थोड़ी प्राइस ज्यादा होती है। जो सस्ती होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको भी खरीद रहे होते हैं, ठीक है, और इंफीरियर गुड्स को वो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है इंफीरियर गुड्स की? इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि बहरहाल इस पर आर्ग्यू हो सकता है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है कि भाई नॉर्मली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी ओन उस पे आ जाते हैं, कि आपने अपनी कोई बाइक गाड़ी वगैरह ले ली, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल? अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका ताल्लुक आपने आपने जैसी एग्जाम्पल दी, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको बता रही हूँ। जब आपने जैसी एग्जाम्पल दी, आपने सबसे पहली बात क्या करी, जब कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, आपने इनकम के साथ कोई रिलेशन बताया? इसका रिलेशन होगा ओनर के, ओनर का एक सेकंड, आपने इनकम के साथ कोई रिलेशन बताया? हमने क्या बात करी, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। हम इनकम से रिलेट कर रहे हैं इन दोनों चीजों को, हम प्राइस से रिलेट कर ही नहीं। आपने जो टी और कॉफी की एग्जांपल दी वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ भाई, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ये हमारा अभी डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है भाई। हम देखो, मैं कहानी को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाऊं इस तरह, तो इनकम बढ़ेगी, इस चीज की डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी सरप्लस की वजह से। मैं तो पूरा यहाँ पे कहानी लिख दूं, हमें कहानी पे जाना नहीं है भाई। वो सिंपल बात कह रहा है, इनकम बढ़ने से अगर किसी चीज की डिमांड बढ़े तो हमसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ने से जिन चीजों की डिमांड कम होती है हमको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। बस इतनी बात है। आगे क्या होता है, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो हमारा अभी डिस्कशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो अभी बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में, ठीक है ना। अच्छा जी, सुपीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अगेन शायद आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो थोड़ी लग्जरी गुड्स जो होते हैं। कहा जाता है कि भाई ये भी कोई अलग से नहीं है, ये भी नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगे। ज्यादा इनकम होगी तभी आप सुपीरियर गुड्स की डिमांड करोगे ना, बट ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन है नॉर्मल गुड्स का, यानी ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कि भाई एक थ्रेशोल्ड के बाद जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ही आप इसको अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, ये आपकी लग्जरी आइटम्स होते हैं। अब इसमें क्या रीड करना है और क्या रीड नहीं करना, अगर आप स्लाइड रीड करने जाओगे तो आप बोलोगे ये तो मिस ने बताया ही नहीं, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन आ जाएगी समझ में, आगे लिखा हुआ है फॉर नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द गुड्स कम। इनकम इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, हमने पता नहीं है। नहीं, ये ना चैप्टर 3 है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जब की बात है, जब की डिस्कस करने वाली बात है, तो अभी हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, ना आपने पढ़ना है ना आपने कंफ्यूज होना है। जब हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। अब भाई बुक ने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने मेंशन जरूर किया हुआ है, लेकिन ये बात आपको कब समझ में आएगी, चैप्टर 3 में। तो हमने ना ऐसे करके आराम आराम से चलना है। जिन चीजों से अभी मैं फिलहाल मना कर रही हूँ उस पर आपने नाराज नहीं होना कि ये हर बात पे मैं बोल देती हूँ ये बात की बात है, हर बात में मैं बोल देती हूँ बात की बात है, आपके भले के लिए है, ठीक है। मैंने तो ये बात आपसे खुद बोल दी है कि एक पॉइंट पे आके आप मुझे कुछ चीजों में करेक्ट कर रहे होंगे, इतना आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है ना।
तो ये सब आपको समझाना है मैंने, बट हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। जो मुझे लगता है अभी से जरूरी है, जो बात चैप्टर 3 में आनी है, उसको मैं अभी से क्यों समझाना स्टार्ट कर दूं कि मैं आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखवाऊं, फिर मैं आपको उसका फॉर्मूला लिखवाऊं, जरूरत ही नहीं है अभी इसकी। तो इन सब में जो इलास्टिसिटी की बात हो रही है ना, वो अभी फिलहाल आपने क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है, ये सोचकर कि चैप्टर 3 के अंदर ये बातें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा भरोसा रखिए। सुपीरियर गुड्स को हम लग्जरी गुड्स भी कहते हैं, कि वो चीजें होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं, और ये हमारी हर इनकम ग्रुप के लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात तो हमें पता है कि इनकम ज्यादा होगी तभी हम इन चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डेफिनेशन तो नॉर्मल वाली ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कह दिया, मैंने तभी बोला कि मेन टाइप्स स्टार्टिंग की 2 हैं, सुपीरियर नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, लेकिन भाई बात यहाँ पे लिखी हुई है, इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि दे कैन बी टेकन एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स। एक्सट्रीम फॉर्म क्यों है नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि ये इनकम, हर किस्म की इनकम बढ़ने से आप इनको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक स्पेसिफिक इनकम लिमिट होगी जिसको क्रॉस जब आप करेंगे तभी आप इन चीजों को अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये एक्सट्रीम फॉर्म है आपकी लिमिटेड गुड्स, सुपीरियर नॉर्मल गुड्स की। इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ लग्जरी गुड दैट इज नॉट बॉट बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, एग्जांपल अ लग्जरी कार, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने इससे पहले किसी भी कॉन्सेप्ट में डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है? अच्छा ये थोड़ा सा, और कौन कह रहा है कि पढ़ा है उसने, आपने पढ़ा है, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा जरा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के हवाले से, तो मैं चाह रही हूँ जरा मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊं और थोड़ा आप लोगों को बोलने का मौका दूं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जरा क्लास को बताइएगा, थोड़ा लाउड बोलिएगा ताकि बाकी भी सुन लें। अगर कोई एक बंदा स्पेसिफिक चीज में वो सुपीरियर है, उसे अच्छे तरीके से पता है, तो उसे अलग अलग तरीके और हम जैसे वो स्टैंडर्ड वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन का काम संभालेगा, ये मैनेजमेंट का काम संभालेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत हद तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ आप बताएं किस तरह से, थोड़ा सा उसको आप मजीद अगर ऐड करना चाहेंगे आप तो। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 एग्जाम्पल मैं सुन रही हूँ। हम्म हम्म और अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई ना करें और हम एक ही बंदे से सारे काम करवा लें, टाइम टाइम लगेगा, एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं मिलेगी, बस यही है। नाम आपको डिवीजन ऑफ लेबर बता रहे हैं कि आप क्या करते हो, कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आप नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड कर देते हो, और हर टास्क को सिर्फ उस बंदे को एलोकेट करते हो जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो, स्पेशलिस्ट हो। इससे क्या होता है, इससे फायदे हमें पता है। इससे देखो, जितनी जितनी हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी ना, उतनी हमारी एवरेज कॉस्ट होती है ना, पर यूनिट कॉस्ट, जो एक यूनिट पे जो हमें कॉस्ट आती है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे भाई, आप 2 बंदे लगाकर 2 बंदों से आप काम ले रहे हो, और वो 2 बंदे जो हैं वो बना रहे हैं, या फिर चलो ठीक है, 2 बंदों से आप काम ले रहे हो और वो बंदे काम कर रहे हैं 10 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। आप एक बंदा उनकी जगह लगा देते हो जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, तो वो 10 यूनिट के बजाय हो सकता है आपको 20 यूनिट प्रोवाइड करने लग जाए, तो जाहिर है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना। फिर आपकी सैलरी 2 बंदों के बजाय आप एक बंदे को दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होना स्टार्ट हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई टर्नओवर इस बिजनेस का बड़ा अच्छा है, सेल बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है ना वो कम आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट की कम आ रही है, चीज थोड़ी सस्ती दे रहा है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने थोड़ी सी इसको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी है कि भाई एक काम है टेबल बनाना, उसके डिफरेंट टास्क हैं, कि भाई आप सबसे पहले लकड़ी काटोगे, असेंबल करोगे टेबल को, फिर पॉलिश करोगे टेबल को, फिर डिलीवर करोगे उसको मार्केट में। ये चारों काम अगर आप एक ही बंदे को दे दोगे तो हो सकता है कि वो लकड़ी काटना तो बहुत अच्छा जानता हो लेकिन बाकी स्टेप में इतना एक्सपर्ट ना हो,
ठीक है ना। तो जाहिर है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बहुत पता नहीं कितने दिन में बनाए वो। ठीक है, आपने क्या किया, इन चारों टास्क को डिवाइड करके हर टास्क उसको दे दिया जो उस काम को करने में बेहतर हो। ठीक है, जो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हो। तो फिर क्या होगा, उसके फायदे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए कि जब आप स्पेशलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं तो आपकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। भाई एक्सपर्ट जो काम कर सकता है वो बंदा तो नहीं कर सकता ना जिसको आता तो है यार लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, जाहिर है। नो टाइम इज वेस्टेड मूविंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। आपको पता है एक ही टास्क है, यही करना है, तो आपको टेंशन नहीं है कि यार इसके बाद वो भी करना है ना, आपको टाइम जा रहा है, एक ही जगह पर स्टिक होकर आप वही काम कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होने लग जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट के साथ ऑपोजिट रिलेशन है। जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी दोगे पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी। दो बेकरीज हैं, एक बेकरी में सारा काम मैनुअल हो रहा है, एक बेकरी में सारा काम जदीद मॉडर्न जो है ना वो मशीन से हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट तो आप देखोगे क्या बोलोगे, यार इसकी टोटल कॉस्ट बड़ी ज्यादा आ रही होगी जो मशीन यूज कर रहे हैं। बट हो सकता है जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालो तो किसकी कम आए, जो मशीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन में इतनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये बात है कि प्रोडक्टिविटी आप जितनी ज्यादा करते हो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं कि जब आप टास्क डिवाइड करते हैं और एक बंदे से एक ही काम करवाएंगे तो इससे भी स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी। जब आप बंदा एक ही काम करता रहेगा ना तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, वो ऐसे तरीके ढूंढने लग जाएगा कि इस काम को और बेहतर तरीके से और कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर इटसेल्फ स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है आपको। नीचे एक उन्होंने बात करी हुई कि बड़ी एक फेमस सेइंग है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स इज मास्टर ऑफ नन। एक बंदा जिसको सब कुछ आता है उसको कोई एक काम में मास्टर नहीं होगा, वो कर मैं सब सकता हूँ। आप बोले एक्सपर्टीज किस में, तो एक्सपर्टीज आपकी मेरी किसी में नहीं, हाँ कर लेता हूँ मैं सब कुछ ना। तो अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, ये एक बड़ी फेमस एक बात बोली जाती है। अच्छा जी, लास्ट एक उन्होंने पॉइंट लिखा है और वो बिल्कुल हटकर है। वो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह हमने अभी इंडिविजुअल्स की बात करी कि हर इंडिविजुअल्स की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, डिफरेंट चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, इसी तरह कंट्रीज भी हैं। कंट्रीज के पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से बातें नहीं करूं, कंट्रीज के पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेस पर कंट्रीज की एक्सपर्टीज और एडवांटेज डिफरेंट चीजों में। एक कंट्री जो है लाइक हम स्पोर्ट्स के आइटम बहुत अच्छे बना लेते हैं, ठीक है ना। एक कंट्री है जो मशीन्स वगैरह बहुत अच्छी बना लेता है, उसके पास वो रिसोर्सेज हैं। तो स्पेशलाइजेशन जिस तरह इंडिविजुअल्स के पास होती है इसी तरह कंट्रीज के पास होती है। और जिस तरह हम कहते हैं कि उस बंदे से वही काम लो जिस काम में वो एक्सपर्ट है, बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि एक कंट्री जिस चीज में उसको एडवांटेज है, जिस चीज में वो बनाने में अच्छा है, वो वही चीज एक्सपोर्ट करे। ठीक है ना, तो ये बात इन्होंने लास्ट पॉइंट में लिखी हुई है। हाँ भाई बहुत हो गया। चले, मुझे लगता नहीं है वैसे कि मैं जो कुछ जो जहां तक मैं लेकर जाना चाह रही हूँ वो लेकर जा पाऊंगी, तो कोई बात नहीं। चले कि एंड हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं, 16, 17, 18, 19। बस ये 19 तक हमने चैप्टर 1 करना है, उसके बाद हम चैप्टर 2 पे आएंगे। यार फिर एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये कि फिर यही है कि मैं आप लोगों को अपना नंबर दूं और फिर आप लोग मुझे मैसेज करो। बात ये कि ये लोग कह रहे हैं कि वो फेसबुक से जो स्टूडेंट्स आए ही नहीं है फेसबुक से, आप लोगों के पास, आपके पास अगर इनका नंबर है तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है। हाँ बस आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मेरे पास इतने सारे मैसेज आ जाएंगे, फिर उन सबको अलग अलग, जैसे जो लड़के हैं, लड़कों में अगर कोई ऐसा है जिसके पास जो ग्रुप में ऐड नहीं है, वो आपस में जो पास में बैठे हैं उनसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, साथ ही रहना है अब तो। अब तो घर वालों के साथ इतना टाइम नहीं गुजरेगा जाके जितना एक दूसरे के साथ टाइम गुजरने वाला है। ठीक है ना, तो अब
अच्छे से बना लो भाई एक दूसरे से। कहाँ लिखा हुआ था विटनेस? हाँ आप दिखा दो तो जरा ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में तो अभी एक कॉमन ग्रुप ही है ना कोई, ये तो नहीं है ना इकोनॉमिक्स का अलग और क्यूएमटी का अलग, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? ने बनाया हुआ है उन्होंने। मैं भी बनाऊंगी, अभी कुछ टाइम गुजर जाए सेपरेट हो जाएगा, बट ये कि अभी एक दफा ऑफिशियल ग्रुप बन जाए। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज विटनेस दैट मैन इज कंटिन्यूसली, ये बात आपने कहाँ से वो लिखी के कह रहे हैं इकोनॉमिक्स इज नोन एज मदर ऑफ सोशल साइंस? इसको प्लीज वो कर दूं, बुक रीडिंग का बता दे मिस कहाँ तक करनी है? भाई जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना बस वो करने हैं। ये माइक्रो और मैक्रो का तो मैंने बता दिया आपने क्या स्किप करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद आप एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स पढ़ लीजिएगा, ये अभी छोड़ दीजिएगा स्कैरसिटी चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन इनकम, जो भी मैंने पढ़ा दिया है ना ये आपने पढ़ना है, जो नहीं पढ़ाया अभी उसको फिलहाल मत पढ़िएगा, ठीक है बस।